आज हम किसी भी मैसेज या वीडियो को वायरल कर देते हैं, लेकिन जब ना स्मार्टफोन था, ना सोशल मीडिया, ना इंटरनेट, तो आज़ादी का ये ट्रेंड गांव-गांव तक कैसे पहुंचा था? सोचने वाली बात है ना। इसके पीछे थे हमारे लोकगीत। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रिया और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट डायरीज। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं उन हिडन म्यूजिकल चैप्टर्स को। और आज इस हिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं श्री अनुपम कुमार सर। अनुपम कुमार सर प्रभात खबर में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही में इन्होंने इस मुद्दे पर गहन अध्ययन भी किया है। तो स्वागत है आपका सर हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्यभट्ट डायरीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस रिसर्च के लिए इसी टॉपिक को क्यों चुना? देखिए रिया, इस टॉपिक में जैसे आपने अभी ये कहा कि हम उस दौर के बारे में बात करेंगे जबकि सोशल मीडिया नहीं था जी, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जी। मैं कहूँगा कि ये शायद प्रश्न को थोड़ा सा अधिक आसान बनाना है। सच्चाई तो यह है कि उस समय भारत में ऐसे लोगों की जनसंख्या जो कि लिख पढ़ सकते हों वो भी 2-3% से ज़्यादा नहीं थी। जी, तो बिल्कुल ही इलिटरेट लोगों के बीच हमको अपने जागरूकता अभियान को मतलब मेरा तात्पर्य उन स्वतंत्रता सेनानियों से है जो चाहते थे कि देश जल्दी से जल्दी आज़ाद हो। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ब्रिटिश कोलोनलिज्म से जो कहते थे कि उनके एम्पायर में सूर्यास्त नहीं होता, लगभग आधी दुनिया पे उनका राज था, उसके प्रति एक ऐसा मास मूवमेंट शुरू हो कि लोगों के दबाव से उसको देश छोड़ना पड़े। तो ऐसे लोगों के बीच जो कि पढ़े लिखे हों, वहाँ तो लिटरेट पर्सन के बीच फिर भी आप किसी साहित्य के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि एक लंबी परंपरा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखेंगे आप, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए या तो उन्होंने अपने समाचार पत्र निकाले या किसी न किसी से जुड़े हुए थे। इसमें उनकी क्रांतिकारी कविताएं छपती थी, आलेख आते थे, प्रायः गांधी से लेके बाकी भी जो बड़े नेता थे वो एडिटोरियल के माध्यम से भी लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते थे। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि आप पंपलेट के माध्यम से हो या फिर अपने प्रतिबंधित समाचार पत्रों के माध्यम से यदि अंग्रेजों के शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ कुछ लिखते थे तो बमुश्किल गांव के 2-4 लोग आपकी बातों को पढ़ के समझ सकते थे, क्योंकि बाकी बिल्कुल अंगूठा छाप थे। तो ऐसे लोगों के बीच जो कि बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं हो जिनका, ऐसे लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना, ऐसे लोगों को ये बताना कि कैसे ब्रिटिश सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका शोषण कर रही है, चाहे वो आर्थिक शोषण हो या सांस्कृतिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो। तो इसके लिए अभी भी आप देखें कि ऐसे तबके में भले ही आज 2% ही ऐसे लोग हैं जो कि निरक्षर हैं। चीज़ों को पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम, जैसे कि आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि रेडियो की एक बड़ी विशेषता है समाचार पत्रों की तुलना में कि ऐसे लोगों तक भी अच्छे से पहुंच जाती है जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये कानों से होकर जाती है। तो इस तकनीक का सबसे पहले यदि किसी ने बखूबी इस्तेमाल किया तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सिर्फ अपने प्रतिबंधित साहित्य के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उस संदेश को इतने रिदम के साथ, लय के साथ उन्होंने बांधकर प्रस्तुत किया कि वो 1-2 बार भी यदि व्यक्ति पढ़े तो बिल्कुल गीत की तरह उसको याद हो जाए और एक कंठ से दूसरा कंठ और दूसरे से तीसरा कंठ इस तरह से लोगों के बीच फैल जाए। तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं उन दिनों जो कि गाए जाते थे, लोग गुनगुनाते थे और वो ऐसे बड़ी आबादी में जो कि पढ़ने में सक्षम नहीं थे उसमें भी अंग्रेजों के शोषण की, उससे देश को आजाद करने की भावनाओं को जगाते थे। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज़ादी की लड़ाई के समय में तो संसाधन सीमित थे और लोग निरक्षर भी थे, जैसा आपने बताया, उतनी मात्रा में पढ़े लिखे नहीं थे, समझ नहीं पाते थे। तो ये जो लोकगीत हुए हैं, ये इन लोकगीतों ने क्रांति का जो वो विचारधारा था वो लोगों तक पहुंचाया कैसे? उनकी भूमिका कैसी रही लोकगीतों की लोगों तक पहुंचने? जैसे
2-3 लोकगीतों का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक रे पियकरा करके, यहाँ बिहार सरकार ने ही प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट्स के नाम से 1913 टू 48 तक का लगभग 35 वर्षों का 2000 पेजेस से ज्यादा 3 वॉल्यूम में वो प्रकाशित हुआ है, जो स्टेट आर्काइव बिहार सरकार का इसके द्वारा। उसमें बहुत सारे ऐसे पंपलेट की, कविताओं की इन्होंने सूची प्रकाशित की है जो कि लोकगीत के रूप में गाए जाते थे। तो उसमें आपको नशा मुक्ति से संबंधित गीत भी मिलेंगे, जैसे रे पियकरा करके एक गीत है जिसमें कि खैले जूता के मार रे पियकरा, घर बेचले रे पियकरा करके, जो बिल्कुल आपको लगेगा जो कि अभी हमारे यहाँ जो मगही और भोजपुरी मिक्स जो बोली है, बिल्कुल उसी बोली में बहुत ही अच्छे से उन्होंने लिखा। फिर एक महिला, एक गीत जो है चंचरिक करके एक लोकगीत गायक हैं, उन्होंने अपने साहित्य में जिस समाचार पत्र से वो जुड़े हुए थे उसमें उन्होंने प्रकाशित किया कि एक महिला के द्वारा गोदना गोदाने की बात है, जिसमें कि वो जो दादा भाई नौरोजी थे वहां से लेकर और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तक सारे के नाम पे अलग अलग अंग में, कोई ललाट पे गोदना गुदवा रही हैं तो अपने गाल पे गोदना गुदवा रही हैं तो बाह पे गुदवा रही हैं। ये गोदना गीत के नाम से इतना फेमस हुआ कि इसके माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था वो आम लोगों तक भी पहुंचा। इसी तरह स्वदेशी आंदोलन में आप देखेंगे जो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात थी जी। तो उसमें जो विदेशी वस्त्र पहन के बहुत सारे दूल्हे आते थे शादी के लिए, क्योंकि अभी भी शादी के समय अधिक से अधिक बेहतर कपड़े पहनने का चलन है, उन दिनों भी था। तो कई जगह ऐसा था कि लोग लोकगीतों को गाते हुए कि जाओ जाओ हमर बेटी रहते कुमार, हमने करब बियाह, ये करके वहां बाराती को लौटा तक देते थे। तो ये लोकगीतों की भूमिका थी जो प्रतिबंधित साहित्य के माध्यम से आई, जिसमें कि ये बताया गया कि किस तरह से स्वदेशी का महत्व हमारे लिए, स्वदेशी वस्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार क्यों करना चाहिए। तो बहुत ही आम भाषा में ऐसे लोगों के बीच भी संदेश पहुंचाना जो कि बिल्कुल ही निरक्षर हो, ये लोकगीत ही कर सकते थे। और सही कहें तो भले ही हमारे क्रांतिकारी बड़े मानव शास्त्र के बड़े जानकार नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने, या वो बड़े संचार विशेषज्ञ नहीं हो, लेकिन कम्युनिकेशन के जो बेसिक स्किल्स हैं उनका जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया वो अद्भुत था। मतलब लोगों तक पहुंचना उनको आता था। हाँ, पहुंचना आता था, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, लोगों के बिल्कुल ही निरक्षर होने के बावजूद कैसे हम कम्युनिकेट करें, उनकी भावनाओं से कैसे रिलेट करें बिना उनके सामने। क्योंकि एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि आज तो हम लोग जब जागरूकता अभियान चलाते हैं तो डोर टू डोर कैंपेन होता है हमारा, हम लोगों के घर जाते हैं, उनको चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, एक अवसर होता है। लेकिन उन दिनों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्रांतिकारी यदि ऐसा करते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो बिना सामने आए अपनी भावना को लोगों तक पहुंचाना, और ऐसे लोगों तक भी पहुंचाना जो कि शब्द ज्ञान जिनका शून्य हो, ये लोकगीतों के माध्यम से ही संभव हो पाए। सर, जैसा कि आपने बताया कि अंग्रेज सरकार उस दौरान पैम्पलेट छापने वालों को या फिर किताबें या राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई किताबें, समाचार पत्रों, इन सब पे प्रतिबंध लगा देते थे। तो ये लोकगीत उनकी नजर से कैसे बच जाता था? पंपलेट पे या समाचार पत्रों पे प्रतिबंध को लागू करने का जो तरीका होता है कोई भी प्रिंटेड मटेरियल पे, उसमें सबसे आसान होता है कहाँ से वो छपा, क्योंकि कोई प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए जहाँ छपेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस तो दिखने वाली चीज है, किसी घर में लगी होगी, किसी तहखाने में लगी होगी। तो एक तो उसके आधार पे कार्रवाई आसान था। दूसरा होता था कि जब प्रिंटेड मटेरियल है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट करने वाले लोग जो होते थे, उनके, जिसको कहते हैं रंगे हाथ पकड़ाने, इसकी संभावना ज्यादा रहती थी कि वो कैरी कर रहे हैं तो अचानक
कि कोई मुखबिर सूचना दे दिया ब्रिटिश पुलिस को और वो उनको अरेस्ट कर लेती थी। लेकिन लोकगीत तो ऐसे चीज थे जो कि खुद गाता है व्यक्ति, तो सामने में कौन सा है इसके आधार पे हम गा सकते हैं और नहीं गा सकते हैं। और यदि हम नहीं गा रहे हैं तो ये साबित करना बिल्कुल संभव नहीं है कि हम इस क्रांतिकारी गीत को गाते भी हैं। तो ये बिल्कुल 100% व्यक्ति के अपने नियंत्रण क्षेत्र में था, और इसीलिए इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि उस स्थिति को हम छोड़ दें जबकि लोगों ने बड़ी संख्या में सामूहिक गान करके अपनी गिरफ्तारियां दी। बाकी किसी भी मामले में किसी व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हो सका, इसलिए कि वो क्रांतिकारी लोकगीत गाता है जी। क्योंकि ये अभी भी छुपाना हर किसी के बस में है कि कब वो क्या बोले नहीं बोले, और उस वक्त भी था। सर, क्या लोकगीत अंग्रेजों को समझ नहीं आते थे? उनको प्रॉब्लम होता था समझने में, शायद ये भी एक वजह रही होगी। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि अंग्रेजों को लोकगीतों को डिकोड करने में काफी समय भी लगता था, और किसी भारतीय सिपाही की मदद से ही वो उसके अर्थ को समझ पाते थे। क्योंकि लोकगीत के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आम लोगों तक क्रांतिकारी पहुंचने के लिए न केवल लोकगीत का सहारा लेते हैं बल्कि उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम बोलचाल में हो, जिनको अभ्रष्ट शब्द कहते हैं। जैसे मशीन गन की जगह मशीन गन, ताला पुछा नहीं दंत सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल, हाँ, मशीन गन। जेल की जगह जेहल, जेहल, जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होता था। तो अब इस तरह शब्द, अब न डरेंगे मशीन गन से, हम न डरेंगे जेहल जाने से। तो इस तरह के शब्द जिनका कि या तो भारतीय हो, हिंदी ठीक हो, वो समझ सकते हैं। और बल्कि ये तो हिंदी की बात है, ज्यादातर जो लोकगीत इस्तेमाल होते थे वो क्षेत्रीय बोलियों से संबंधित थे। जैसे बिहार में देखें तो भोजपुरी में लोकगीत है जो क्रांतिकारिता से संबंधित है। मैथिली में बड़ी संख्या में लोकगीत है, मगही में है, अंगिका में है, कुछ बजिका में भी गीत है। तो जाहिर तौर पे जिसकी वो मातृभाषा है वही व्यक्ति ठीक ठीक उसके अर्थ समझ सकता है, डिकोड कर पाएगा। और कुछ तो इतने व्यंग्यात्मक शैली में है कि जो कम समझे उसको ये लग सकता है कि शायद ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा की जा रही है इसमें। अच्छा, तो ये भी खासियत है लोकगीतों की। सर, जो लोकगीत थे उस दौरान देश की आधी आबादी जैसे महिलाएं, उनको जागरूक करने में, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करवाने में किस प्रकार से योगदान दिया लोकगीतों ने? लोकगीतों को यदि महिला उत्थान में उनकी भूमिका के रूप में देखा जाए तो कई ऐसे लोकगीत थे जिसमें कि विजय लक्ष्मी पंडित का जिक्र है, जिसमें सरोजिनी नायडू का जिक्र है, एनी बेसेंट का जिक्र है। उनका अपने जो पुरुष सहकर्मी थे, जो नेता थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने का जिक्र है, स्वाधीनता के लिए प्रयास करने का जिक्र है। तो जो समय था उस समय के हिसाब से आज से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उस दौर का कि वास्तव में जैसे आज कहते हैं ना कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पुरुष कितने निकलते हैं, महिला कितने निकलते हैं, इसके आधार पे हम संख्या के आधार पे हम उनके योगदान का आकलन करते हैं। लेकिन उस समय जबकि पुरुष भी कम पढ़े लिखे थे, 2-3% पढ़े लिखे थे, और महिलाओं में तो यदि हम देखें तो 0.23% भी महिलाएं साक्षर नहीं थी। तो ऐसे में महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुई, इससे अधिक महत्व था कि क्या कुछ बड़ी महिला नेत्रियां थी जिन्होंने नेतृत्व किया। तो जो चुनिंदे एग्जाम्पल्स ही थे राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन उनको प्रचारित करने का, आम लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयत्न लोकगीतों के माध्यम से किया गया, और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि महिला भी पुरुष से कम नहीं है, कमजोर नहीं है। वो भी खास करके जब गांधीवादी आंदोलन देखते हैं तो उसमें विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना देने में, उपवास पर बैठने में महिलाएं पुरुषों से भी आगे रही जी। तो इन चीजों को लोकगीतों के माध्यम से, और चूंकि आज भी आप देखते हैं कि गांव में महिलाएं गीत अधिक गाती हैं, शादी विवाह जैसे अवसर हो, मुंडन जैसे सामाजिक संस्कार, हर एक रिचुअल्स में गीत गाने की परंपरा है।
और स्वभावतः भी गीत गाने में उनको अधिक वो कंफर्टेबल फील करते हैं पुरुष की तुलना में। तो ऐसे में लोकगीतों का महिलाओं में बहुत तेजी से प्रसार भी हुआ। इनफैक्ट पुरुषों की तुलना में अधिक प्रसार हुआ जी। तो इसीलिए लोकगीत की भूमिका जितनी पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण थी उतनी ही महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रही पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। और 20वीं सदी में तो विशेषकर बहुत ही अधिक, क्योंकि 20वीं सदी में आप देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1905 में जो शुरू हुआ तो एक के बाद एक गांधीयन एरा जिसको कहते हैं हम लोग, गांधी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 1913 में, और उसके बाद जो है चंपारण मूवमेंट, उसके बाद जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहते हैं। ये 4 बड़े जन आंदोलन हुए जो कि गांधी के नेतृत्व में हुए और हर का जनाधार पहले की अपेक्षा अधिक रहा। इस जनाधार को बढ़ाने में लोकगीतों की बड़ी ही अहम भूमिका रही। और पहले जो छुप के डर के लोग गाते थे, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात देखें, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात देखें तो उसमें लोग सामूहिक गान के रूप में गाने लगे अंग्रेजों के खिलाफ। स्वतंत्रता के संदर्भ में, क्योंकि अभी हमारे देश के 80 वर्ष पूरे होने वाले हैं आजाद होने के, तो आपको लोकगीत मतलब कौन सा पसंद है स्वतंत्रता के संदर्भ में? स्वतंत्रता के संदर्भ में यदि लोकगीत और पसंदीदा लोकगीत की बात की जाए तो मुझे सबसे अधिक पसंद मैथिली भाषा में रचे गए ऐसे गीत हैं, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा भी है और उसकी व्यंग मिश्रित शैली मुझे बहुत ही अधिक पसंद है, जिसमें कि वो एक महिला कह रही है, जो बाराती आता है उसको वापस कह रही है कि लौटू लौटू है समधी हमर धिया रहती कुंवार हम नहीं करब विवाह। और वजह क्या है? वजह ये है कि वस्त्र जो वर है वो विदेशी वस्त्र पहन के आया है शादी करने के लिए। अच्छा। तो इतने प्रेम से, इतने सहजता पूर्वक बाराती को वापस करने के द्वारा ये मैसेज देना, हालांकि ये सब चीजें व्यवहार में कितनी हुई होंगी ये तो उस समय जो लोग होंगे वही ठीक ठीक बता सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना आकलन है, इन सब तरह की चीजें अधिकतर संदेश पहुंचाने के लिए ही होती है, व्यवहार में कम और सैद्धांतिक स्तर पे अधिक होती है। लोकगीतों के माध्यम से लोगों में एक सख्त चेतावनी, एक गंभीर संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो शायद जहां बाराती लेके जा रहे हैं, यदि आप अपने बेटे को विदेशी वस्त्र पहना के ले जाएंगे तो शायद सराती वाले आपको लौटा भी दे। एक माहौल बनाया जाता है जी। तो उसकी जितनी जबरदस्त अभिव्यक्ति ऐसे गीतों में मिलती है वो अनियंत्र मुश्किल है। सर, लोकगीत कहीं ना कहीं अभी छिपते जा रही है या कम होते जा रही है, इसका यूज कम होते जा रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में जो बदलता हुआ दौर है, आधुनिक संगीत आ चुके हैं, तो लोकगीतों को कैसे सहेज के रखा जा सकता है, या जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को इससे कैसे जोड़ के रखा जा सकता है? देखिए रिया, अभी हम लोग लोकगीत पे जब बात कर रहे हैं और इसकी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बेहद ही जो मॉडर्न एग्जांपल है वो दूंगा कि अभी, हालांकि कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन विरोध के बावजूद जो हम लोग हिंदी इस्तेमाल करते हैं वो या इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदी या इंग्लिश नहीं होकर इंग्लिश हो गया जी। जिसमें हिंदी के शब्द भी हैं, इंग्लिश के शब्द भी हैं। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आम लोगों की, जो शिक्षित लोग हैं या कम शिक्षित भी हैं, उनकी भाषा कमोबेश मिश्रित हो गई है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो इंग्लिश अपने कम्युनिकेशन कैपेसिटी के कारण, कैपेबिलिटी के कारण यदि इस तेजी से बढ़ सकता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कम पढ़े लिखे लोगों की तरह शब्दावली का इस्तेमाल करने लगे, तो यदि हम लोकगीतों की जो खूबी है कि लोकगीतों के माध्यम से हम ऐसे लोगों तक भी अपने संदेश बखूबी पहुंचा सकते हैं, प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, जो कि बिल्कुल कम पढ़े लिखे हों, तो लोकगीतों की इस खूबी का यदि हम इस्तेमाल अपने चैटिंग में करें तो आज जो हमारे मैसेजेज होते हैं, यदि वो 1000 लोगों तक लाइक किए जाते हैं तो शायद बढ़ के 2000 हो जाएं,
4000 हो जाएं, क्योंकि अभी भी देश में 10% आबादी ऐसी है जो इंटेलेक्चुअल की है, 90% आबादी अभी भी जो है या तो कम पढ़े लिखे लोगों की है, या यदि पढ़े लिखे लोग भी हैं तो उनका प्रोफेशन इस तरह का है जी कि उनकी भाषा पढ़े लिखे लोगों की तरह नहीं रह गई। जी। जैसे कि आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कुली का काम करने वाले, या फिर वो छोटे मोटे दुकान चलाने वाले जिनके पास डबल MA की डिग्री भी हो सकती है, लेकिन वो जिस काम को करते हैं उसके हिसाब से उनकी भाषा बन गई है। तो यदि आप लोकगीत की शैली का, उसके इस संप्रेषणीयता का यदि फायदा उठाएंगे तो सोशल मीडिया के इस दौर में भी, इंटरनेट के इस दौर में भी आपको अपने लाइक्स को बढ़ाने में, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने में, अपने रीडरशिप को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो अपनी भावनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, खुद को एक बड़े सामाजिक दायरे से जोड़ सके, उसमें ये अभी भी उतना ही उपयोगी है जितना कि आज से 100 साल पहले आज़ादी के दौर में था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अनुपम सर से बात करने के दौरान हमें ये समझ आया कि लोकगीत अभी भी कितने प्रासंगिक हैं। सर, आपसे बात करने के दौरान हमें लगा कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब आज़ादी का वक्त था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आर्यभट्ट डायरी से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपको भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए, अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमें ये समझ आया कि आज़ादी केवल स्लोगन से नहीं, केवल हथियारों से नहीं, बल्कि हमारे मिट्टी से जुड़े लोक गीतों के माध्यम से भी जीती गई है। आपके इलाके में या आपकी भाषा में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी लोकगीत सुने हों, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंस्पायरिंग लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें जीरो टीवी और जुड़े रहें आर्यभट्ट डायरीज के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं हूं आपकी होस्ट रिया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।